हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं 11 से लेकर 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। 10 सितंबर को होता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ठीक है, फर्स्ट एड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है टू सेव एनी वंस लाइफ। जब भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो अगर फर्स्ट एड टाइम से उनको प्रॉपर्ली मिल जाए, जो भी उसमें विक्टिम्स होते हैं, तो उनकी लाइफ को सेव किया जा सकता है। तो मेनली फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी इसकी? लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग। लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग, ये मेनली फोकस करिए इस चीज़ पे कि फ़र्स्ट एड देना सबको आना चाहिए। कितना ज़रूरी है कि सबको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड कैसे देते हैं किसी को। ठीक है, और ये इस बार 10 सितंबर को है। ये हर बार 10 सितंबर को नहीं होता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, जो इस साल 10 सितंबर को आया था, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो मेनली इस डे का पर्पज़ रहता है। और 14 सितंबर ही क्यों चुना गया इसके लिए? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चूज़ कर लिया गया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो आया था कि मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस जितनी भी होंगी उसमें हिंदी को इंक्लूड किया जाए, उसके तौर पे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को चूज़ किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे। तो इसमें इंजीनियर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, वो इलाबोरेट करता है ये वाला दिन। ठीक है, ये नेशनल है, ये इंटरनेशनल डे नहीं, ये इंडिया का इंजीनियर्स डे जो है वो मनाते हैं हम 15 सितंबर को। और ये ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया। ये काफ़ी पुराने एक इंजीनियर थे, बहुत जाने माने, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ 15 को ही हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ताकि मतलब डेमोक्रेसी को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके लिए हम ये वाला डे ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट है 16 सितंबर। ये है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। प्रेजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए ये वाला दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि ओजोन लेयर जो आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक वो होती है ना, लेयर होती है ना ओजोन लेयर की, उसको बचाने के लिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या है इसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये इस बार की इसकी थीम है, ये अच्छे से याद कर लेना। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये एक ग्लोबल अग्रीमेंट है जो साइन किया गया था ग्लोबली, ताकि ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाया जा सके और जो हार्मफुल रेज हैं वो अर्थ तक ना पहुंच सके। ठीक है, तो उसी की प्रिजर्वेशन के लिए इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। नीरज चोपड़ा को ये वाला टाइटल मिला है। ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल। आज तक किसी भी इंडियन ने ये डायमंड लीग वाला टाइटल नहीं जीता था, अब नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि अब आप सबको ही पता होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ये, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीती है पहली बार। ठीक है, नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल आफ्टर विनिंग द मेंस जावलिन इवेंट एट ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 88.44 मीटर। ये थ्रो भी आपको याद रखना है कि कितने डिस्टेंस का थ्रो था इनका, 88.44 मीटर का थ्रो था। ठीक है, हालांकि इससे पहले इन्होंने अपना एक और रिकॉर्ड बनाया हुआ था। कौन सा रिकॉर्ड था वो? 89.94। जो इनका मेन रिकॉर्ड है वो क्या है? 89.94 मीटर इनका बेस्ट थ्रो है अभी का, पर इसमें इनको ये अवार्ड मिला है 88.44 मीटर की थ्रो के लिए। ठीक है, ही वॉज अवार्डेड डायमंड ट्रॉफी, और इस डायमंड ट्रॉफी के साथ इनको $30,000 का प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, और एक वाइल्ड कार्ड मिला है 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए। ये जो चैम्पियनशिप है 2023 वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, ये बुडापेस्ट हंगरी में होने जा रही है 2023 में। तो उसमें भी उनको वाइल्ड कार्ड एक इसी के साथ मिला है, डायमंड ट्रॉफी के साथ ही। ठीक है, तो मतलब ये उसमें भी परफॉर्म करेंगे।
अच्छा, ही हैज़ प्रोड्यूस्ड 88 मीटर प्लस थ्रोज 6 times in the current season and holds a national record of 89.94। इसमें मेन सिर्फ यही याद रखना है, अभी तक वैसे तो 6 times इन्होंने 88 मीटर से ज़्यादा के जो थ्रोज हैं वो किए हैं, बट 89.94 वाला इनका बेस्ट थ्रो है, तो ये आपको याद रखना है। और वो याद रखना है कि 88.44 है जिसने डायमंड वाला इनको टाइटल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इशूड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। फॉलोइंग में से कौन सा बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इंट्रोड्यूस किया। अभी तक ये गारंटी और किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं की थी इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका बना है HDFC बैंक। ये नंबर 1 प्राइवेट लैंडर भी है इंडिया का, ये वाला बैंक। तो यही बना है ऐसा बैंक जिसने ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, और ये बन गया ऐसा पहला बैंक जिसने एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इंट्रोड्यूस की है इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ये सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए देख लेना, ठीक है। बहुत कम केसेस में पूछा जाता है कि किसके साथ मिलके, ये मेन है कि कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और NECL जो है आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, इनके जो आपके MD CEO हैं वो कौन है, देबाज्योति रे चौधरी, ओके। ये इस गारंटी की, इस ई गारंटी की जो इंट्रोडक्शन रहेगी वो सारी जितनी भी लेंथी प्रोसेस रहती है, पेपर वाली जो पेपर बेस्ड प्रोसेस रहती है उसको हटा के एक फास्टर प्रोसेस का मेन पर्पस है इसका। मतलब इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो पेपर वाली जो लेंथी प्रोसेस रहती है उसको हम हटा के ई फॉर्म में ही, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जल्दी से जल्दी ये बैंकिंग गारंटी वाली सारी प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर लें और ख़त्म कर लें, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंट डिलीवरी भी मिलेगी, इंस्टेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होगी, बेटर सिक्योरिटी भी होगी। ऑब्वियसली अगर पेपर फॉर्म में आपकी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होती हैं तो उनका मिसप्लेस होना या ऐसी चीज़ें जल जाना या कहीं गुम हो जाना, फट जाना, उन सब चीज़ों के खतरे रहते हैं। तो फिर जब ई फॉर्म में होती है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, तो वो ज़्यादा सेफ होती है एज़ कम्पेयर टू पेपर फॉर्म, ठीक है। तो सिक्योरिटी भी हो गई उनकी, तो ये भी इसका बेनिफिट हो गया। और इसके साथ साथ दी ई बैंक गारंटी will be issued using NESL paperless e-stamping digital document execution platform। ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। बैंक गारंटी की यहाँ पे बात हो रही है कि ई फॉर्म में बैंक गारंटी हमने इंट्रोड्यूस की है HDFC बैंक ने, ठीक है। बैंक गारंटी होती क्या, एक बार वो देख लेते हैं। अ बैंक गारंटी रेफर्स टू अ प्रॉमिस प्रोवाइडेड बाय अ बैंक or any financial institution that if a certain borrower fails to pay the loan, the bank or the financial institution will take care of the losses। ये क्या हुआ इसका मतलब कि अगर कोई भी बोरोवर जो है लोन लेता है तो बैंक गारंटी ऐसी होती है कि एक प्रॉमिस होता है वो जो बैंक प्रोवाइड करता है किसी भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। मतलब जैसे अगर मान लो मैं बैंक हूँ तो मैं किसी और बोरोवर के लिए जो किसी और इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाह रहा है उसके लिए मैं एक गारंटी प्रोवाइड करती हूँ, एक प्रॉमिस प्रोवाइड करती हूँ कि मैं इसका ख्याल रख लूँगी। मतलब बैंक एक गारंटर बनता है एक तरह से, ठीक है। तो वो जो है वो गारंटी आपकी ई फॉर्म में HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। एक बार प्रॉपर पढ़ लेना डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। HDFC का अगर स्टैटिक देखें हम यहाँ पे, HDFC बैंक के MD CEO कौन है, हमने बहुत बार देखा है, शशिधर जगदीशन, ओके। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1994 में। हेडक्वार्टर्स के मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ओके। टैगलाइंस अब इतनी नहीं पूछी जाती हैं बट स्टिल जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच स्टेट इज लॉन्चिंग मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना फॉर कैटल। जो पशु वगैरह होते हैं उनके लिए कौन सी फॉलोइंग में से स्टेट ऐसी बन गई जिसने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना लॉन्च की है। तो ये की है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने ये कैटल के लिए जो है योजना लॉन्च की है, मवेशियों के लिए। इसका डिटेल देखते थोड़ी सी। भूपेश बघेल जो CM हैं आपके छत्तीसगढ़ के, उन्होंने लॉन्च किया है ये स्कीम को जिसका नाम है मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। इसका मेन पर्पस क्या है कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स वगैरह जो होंगी वो प्रोवाइड करी जाएंगी ऐसी जगह पर जहाँ पर वेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ताकि जितने भी कैटल वगैरह होते हैं, जितनी भी मवेशी आपके मतलब पशु वगैरह होते हैं जो घर में, उनको बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें, ठीक है। मतलब हर जगह नहीं होते ना ये जो वेट वाले हॉस्पिटल होते हैं, तो उसके लिए अगर मतलब हर जगह हॉस्पिटल नहीं है तो एटलीस्ट मोबाइल एक जैसे व्हीकल होगी जो जगह जगह पर जाएगी और जितने भी वहाँ पर ऐसे जानवर होंगे जिनको नीड होगी किसी भी हेल्थ केयर सर्विसेज की, तो उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है।
द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। ये जितने भी स्लम में लोग रहते हैं, जिनको कहते हैं आप वो गली नुक्कड़ वगैरह वाले वो होते हैं ना, छोटे छोटे से बस्तियां होती हैं, तो उन बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ के लिए भी इन्होंने एक योजना की है इंट्रोड्यूस, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने की, इसलिए हमने साथ में ये ले लिया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना भी लॉन्च की है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इन अर्बन एंड, ये अर्बन एरियाज़ के लिए की है, और मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना रूरल एरियाज़ के लिए की है। ये भी सेम है, जैसे ये बस्तियों के लोगों के लिए, वैसे ये भी बस्तियों के लोगों के लिए। स्लम वाली जो है वो अर्बन के लिए है और हाट बाज़ार वाली रूरल एरिया के लोगों के लिए, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ को भी बेनिफिट मिल सके और उनको भी जो भी हेल्थ सर्विसेज चाहिए वो मिल सके, ठीक है। ये याद रखना, मतलब जो स्लम वाला जो इंग्लिश वाला टाइटल है वो अर्बन के लिए और जो हिंदी वाला टाइटल है हाट बाज़ार वाला वो रूरल एरियाज़ के लिए इनकी योजना है, ठीक है। तो ये दोनों योजनाएं स्वास्थ्य जो मतलब स्लम एरियाज़ वाले हेल्थ बेनिफिशरीज़ के लिए है वो भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने की है, और जो कैटल वाली है वो भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक अलॉन्ग विद स्क्वायर यार्ड्स हैज़ लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर हैसल फ्री होम बाइंग। फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने स्क्वायर यार्ड्स के साथ मिलके, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म ऐसा लॉन्च कर दिया जिसमें अगर आपको घर खरीदने के लिए लोन लेना है तो वो एक हैसल फ्री प्रोसेस में हो सके, मतलब उसमें कोई भी झंझट ना हो, ऐसी एक प्रोसेस ईजी प्रोसेस में हो जाएगा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने स्क्वायर यार्ड्स के साथ मिलके। तो कौन सा बैंक है वो है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने और स्क्वायर यार्ड्स ने इसको लॉन्च किया है। स्क्वायर यार्ड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रियल एस्टेट का ये एक प्लेटफॉर्म है स्क्वायर यार्ड्स, इनके साथ मिलके एक्सिस बैंक ने इस एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। और एक्सिस बैंक, अभी हमने पढ़ा HDFC जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। एक्सिस बैंक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का, ठीक है। सेकंड बताना है आपने मेरे को कि कौन सा है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया HDFC, थर्ड हमने देख लिया एक्सिस है, सेकंड प्राइवेट सेक्टर लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्या इसका कि एक्सिस एंड स्क्वायर यार्ड्स हैव लॉन्च द को ब्रांडेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होम बायर इकोसिस्टम नेमली ओपन डोर। इस सिस्टम का आपने याद रखना है नाम, इस प्लेटफॉर्म का, इस सिस्टम का जो नाम है वो क्या है, ओपन डोर, ठीक है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये घर से रिलेटेड है, तो होम बाइंग और इजी प्रोसेस हो सके होम बाइंग की, उसके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ओपन डोर, ठीक है। Square Yards will utilize Axis Bank's geographical reach and diversified portfolio of financial products to enhance home buyer experience. अब इससे जो मेन फ़ायदा है स्क्वायर यार्ड्स को होने वाला है, क्योंकि जो एक्सिस बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं अलग अलग जगहों पे, वहाँ तक इनकी भी रीच पहुँचेगी। स्क्वायर यार्ड्स के लिए भी इनका भी मतलब वहाँ पे पहुँचना ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब कोलैब करते हैं, जब कोई भी दो इंस्टीट्यूशंस कोलैब करती हैं तो वो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ फ़ायदा लेती हैं, है ना। तो उसी तरह से इस कोलैबोरेशन में भी इनको ये फ़ायदा होने वाला है कि इनकी जो भी सर्विसेज हैं वो ऐसे जोग्राफिकल एरियाज़ पे जहाँ पर इनकी खुद की रीच नहीं थी बट एक्सिस बैंक की रीच थी, ये वहाँ तक अपनी सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और कुछ इनका प्रॉफिट में परसेंटेज एक्सिस बैंक के लिए भी होगा, वो एक्सिस बैंक का फ़ायदा हो गया इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन सिटी विल बिकम द फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस। अब ये भी एक तरह का अपना ही एक तरह का इनिशिएटिव है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी सिटी बनी है, कौन सा ऐसा शहर बना है जो पहला शहर बन गया है विद स्मार्ट एड्रेसेस। अब स्मार्ट एड्रेसेस क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, पहले आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में जो एक जगह है वो बनी है ऐसी पहली स्मार्ट सिटी जिधर स्मार्ट एड्रेसेस इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो इंदौर मध्य प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बाय द इंदौर स्मार्ट सिटी। जो भी एड्रेस वगैरह होंगे वो डिजिटली होंगे या मतलब डिजिटली प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो उस तरह की एक प्रोसेस या सारे ही एड्रेसेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ये इंदौर ने किया है। तो आपको इंदौर याद रखना है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि इंदौर जहाँ पर ये सब हुआ है वो कहाँ की सिटी है, तो मध्य प्रदेश की सिटी है, ये भी याद रखना है आपको। एन MOU was signed between रजत जैन co-founder of पता नेविगेशंस एंड ऋषभ गुप्ता IAS CEO ऑफ इंदौर स्मार्ट सिटी फॉर एडवांसिंग दी स्मार्ट सिटी। ये जाना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
बस ये पता फाउंडेशन है या पता नेविगेशन है, ये याद रखना है आपको। पता इज़ अ ब्रीफ एंड डिस्टिंक्टिव कोड दैट विल हेल्प द यूज़र फाइंड द स्पेसिफिक जियो टैग लोकेशन। अब ये देखो, ये वाली लाइन जो है ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये डिजिटल एड्रेस वगैरह वाला सिस्टम है क्या एग्जैक्टली। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि जितनी भी जगहें होंगी जिनको जियो टैग कर दिया जाएगा, अब जियो टैग क्या मतलब कि वो वाली जगह कहीं और नहीं है ना, तो उनके लिए ना एक अलग से कोड मिलेगा, वो कोड, उसी कोड को ही मतलब पता कहते हैं, ठीक है। हर एक जगह का वो एक कोड रहेगा, ठीक है, डिस्टिंक्टिव और ब्रीफ कोड, जो बताएगा कि ये एड्रेस कहाँ पर है। अगर आप वो कोड डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर हुआ है, इंदौर स्मार्ट सिटी में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू OECD's रिपोर्ट G20 GDP ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022, इंडियाज GDP ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय। एक रिपोर्ट आई है OECD के द्वारा जिसका नाम है G20 GDP ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022, ये सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट थी। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो GDP है वो कितना कम हुआ है ये हमसे पूछा है, ठीक है। कितना कम हुआ है ये पूछा, कितना है ये नहीं पूछा, कितना कम हुआ है ये पूछा। तो इसका आंसर है 1.4%। 1.4% इंडिया का GDP कम हुआ है पहले के हिसाब से OECD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी OECD। OECD है क्या, एक बार ये भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD है, इसकी एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का नाम है G20 GDP ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो GDP है वो कम हो गया है 1.4%। कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1.4% मतलब कि 1.4% कम हुआ है पहले से, जितना पहले एस्टिमेट किया गया था उससे कम हो गया 1.4%। इट वॉज द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस अमंग द G20 नेशंस। जो G20 नेशंस है इनमें अभी तक की सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। ये वर्स्ट किसकी है, चाइना की। चाइना कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 2.6%। चाइना का जो GDP है वो 2.6% कॉन्ट्रैक्ट हुआ पहले से, और इंडिया का 1.4%। OECD की हम बात करते हैं। OECD के सेक्रेटरी जनरल भी आपको याद रखना है, माथियास कॉरमैन इनका नाम है, और हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस में, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है, द नीति आयोग होस्टेड दी शून्य फोरम इन दिल्ली टू कोमैमोरेट दी, कौन सी वाली एनिवर्सरी ऑफ शून्य। तो शून्य क्या है ये बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेंगे कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि नीति आयोग ने एक शून्य फोरम लॉन्च किया है दिल्ली में, या उसको होस्ट किया है दिल्ली में। तो ये पूछा है कि शून्य की कौन सी एनिवर्सरी थी जिस पे ये फोरम हमने वहाँ पर होस्ट किया है, ठीक है, नीति आयोग ने। तो ये फर्स्ट एनिवर्सरी थी शून्य की, ठीक है, फर्स्ट एनिवर्सरी थी ये शून्य की। अब देखते हैं कि शून्य है क्या। ये शून्य इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को एम करता है, ठीक है। इसका मेन एम ये है कि ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स मतलब कि व्हीकल से ज़ीरो पोल्यूशन हो जाए, वो इस एक इनिशिएटिव की एम है। बाय कोलैबोरेटिंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और ये जो फोरम है, ये जो शून्य फोरम है या शून्य इनिशिएटिव है, ये नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो नीति आयोग जो, जिसकी फुल फॉर्म अगेन आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने होस्ट किया था ये फर्स्ट शून्य फोरम इन दिल्ली टू कोमैमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ शून्य, इंडियाज ज़ीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन। शून्य को सिर्फ अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ये है कि इंडिया का ज़ीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है ये, ठीक है। जो भी व्हीकल्स है उसमें से ज़ीरो पोल्यूशन हो सके, ऐसा कैंपेन है ये। ड्यूरिंग द ओकेजन अ रिपोर्ट टाइटल्ड नीड फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया पार्ट 3 ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल वॉज ऑल्सो रिलीज। ये वाला आपको ये छोड़ देना, ये वाला इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लेना कि नीति आयोग ने लॉन्च किया था शून्य। शून्य एक ऐसा इनिशिएटिव है जो इंडिया का ज़ीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है, ठीक है, और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च है, बस इतना याद रख लेना इसमें। इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की है जिसमें शून्य फोरम दिल्ली में लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकॉर्डिंग टू कंतर ब्रांड्स रिपोर्ट विच ब्रांड बिकम्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022। एक रिपोर्ट आई है कंतर ब्रांड्स के द्वारा, ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है 2022 का। इंडिया का 2022 का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है, तो वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो बना है
इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ 2022। ठीक है, इसकी डिटेल्स देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द कंतर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट, TCS has emerged as India's most valuable brand with the brand value of 45.5 बिलियन US डॉलर्स। ये इसकी एस्टिमेटेड है, अभी भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, अभी तक ये एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो इस वैल्यू के साथ TCS बना है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। ठीक है, और TCS हैज़ रिप्लेस्ड HDFC बैंक वैल्यूड एट 32.7 which held the first position since the Kantar Brands India ranking was launched in 2014। 2014 से लेके अभी तक जितनी भी इसकी इंडेक्सेस आए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कंतर ब्रांड्स की, उसमें HDFC ही हर साल ऑलमोस्ट टॉप करता था। तो TCS ने पहली बार HDFC को रिप्लेस करके फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। HDFC जो है वो नंबर 2 पे है। ठीक है, HDFC नंबर 2 पे, ये भी आपको याद रखना है। इन्फोसिस नंबर 3 पे है। ठीक है, इनकी आपको ये डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इनकी क्या वैल्यू है। इन्फोसिस नंबर 3 पे है और इसकी पिछली पोजीशन 12th थी। इसके अलावा आपको सिर्फ याद रखना है कि ICICI बैंक भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो अभी नंबर 9 पे है। ICICI नंबर 9 पे है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नंबर 6 पे है। ठीक है, नंबर 6 पे, पिछली बार ये 10th था। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, वेयर इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम इनॉग्रेटेड। ठीक है, भारत का सबसे लंबा जो रबड़ का बांध है वो कहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है, तो उसका उद्घाटन हुआ है बिहार में। ठीक है, गया बिहार में इस रबर डैम का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है ये। बिहार के जो CM है नीतीश कुमार, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको 2020 में, शायद इसका बनना शुरू हो गया था और अब इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय जो CM है आपके बिहार के नीतीश कुमार, उनके द्वारा। तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बना है, इसको गया जी डैम भी कहेंगे। ठीक है, गया जी डैम ऑन दी फागू रिवर। अब ये आपको याद रखना है, ये फाल्गु या फागू, इसको जो भी आप पढ़ सकते हैं, फागू रिवर पे ये वाला जो डैम है ये बना है। तो रिवर भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना डैम का नाम। गया जी डैम है और फागू रिवर पे बना है, गया बिहार में, विष्णुपद टेम्पल के पास ही है ये। ठीक है, a steel foot over bridge for the visitors who visit during the पितृ पक्ष मेला was also inaugurated। एक स्टील का फुट ओवर ब्रिज भी बना है वहाँ पे, तो वो भी इनॉग्रेट किया गया इसके दौरान। ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड रबर डैम इज़ 411 मीटर्स लॉन्ग। अब ये जो इसका लेंथ है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना लंबाई है। 411 मीटर्स लॉन्ग है ये और 95.5 मीटर्स वाइड है, 3 मीटर्स हाई है। ये वाला जानना इतना ज़रूरी नहीं है, इतना याद रखना कि 411 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसमें इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस ये वाला याद रख लेना है कि वाली लाइन इसमें, और किस डैम पे है, कौन सी रिवर पे है, वो सब। ठीक है, मतलब कौन सा डैम है, कौन सी रिवर है, वो पॉइंटर्स देख लेते हैं अब आज के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो हैं, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान लॉन्च किया है। जो हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने दी खड़गा कॉर्प्स of the Indian Army and the Indian Air Force conducted the joint exercise गगन स्ट्राइक in पंजाब। अब ये पंजाब के एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए, तो ये भी याद रखना कि गगन स्ट्राइक हुई है यहाँ पे ऑर्गेनाइज। एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच, ये जो एक्सरसाइज है ये हुई थी और ये पंजाब में हुई है। ठीक है, गगन स्ट्राइक नाम था इस एक्सरसाइज का और ये पंजाब में हुई है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज़ था कि दोनों ये जो भी हमारी फोर्सेस हैं, इंडियन एयर फोर्स भी और इंडियन आर्मी भी, ये दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो दिखाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि किबिथू मिलिट्री स्टेशन एंड रोड इन अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इंडिया के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो उनके नाम पे किबिथू मिलिट्री स्टेशन जो है उसको रीनेम करके उनके नाम पे रख दिया गया है। और साथ में एक रोड भी है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही, उस रोड का नाम भी जनरल बिपिन रावत के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट CDS कौन थे। ठीक है,
अब ये पोस्ट वेकेंट है इनकी डेथ के बाद से, अभी तक उस पोस्ट पे भी कोई और नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी इन क्राइम्स पनिशेबल बाय मोर देन 6 years। मतलब दिल्ली पुलिस में, इसमें सिर्फ ये याद रखना कि दिल्ली पुलिस ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी क्राइम की लोकेशन होती है, तो उसमें फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, वहाँ से जो भी सैंपल्स वगैरह चाहिए होते हैं, ब्लड वगैरह के सैंपल्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो फॉरेंसिक जो भी एविडेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट करना ज़रूरी कर दिया है, मतलब कंपलसरी कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो वो याद रखना है, दिल्ली पुलिस ने किया है ये फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना मैंडेटरी। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन रह चुके थे एरन जेम्स फिंच, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है ओडीआई क्रिकेट से। फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि क्रिकेट की कौन सी फॉर्म से उन्होंने रिटायरमेंट ली है, सारी फॉर्म से नहीं ली है, ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन जेम्स फिंच ने। नेक्स्ट है फॉर्मर सीजीआई रह चुके थे कमल नारायण सिंह, ही पास्ड अवे, इनकी डेथ हो चुकी है। ये 22nd सीजीआई थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी डेथ हो चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेलिब्रेट 2nd year एनिवर्सरी। अब इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये ब्लू रेवोल्यूशन को और बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या होती है कि जो भी आपकी फिशरीज़ वगैरह होती हैं उनको थोड़ा और बढ़ाना। ठीक है, फिशरीज़ वाले सेक्टर को थोड़ा और मजबूत करना, वो ब्लू रेवोल्यूशन होती है। तो उसी के ही लिए ये मत्स्य संपदा योजना चलाई गई थी, ताकि उनकी ब्रीडिंग वगैरह, जो भी फिशेस वगैरह होती हैं, उनकी ब्रीडिंग वगैरह और प्रॉपर्ली हो सके। तो उसकी 2nd एनिवर्सरी हमने इस साल ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नागालैंड सेलिब्रेट्स इट्स फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल एट कोहिमा। अब ये पॉइंट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि नागा मिर्चा जो है वो उसको जीआई टैग भी मिला था। ठीक है, अभी 2008 में इसको जीआई टैग मिला था। तो ये पहला नागा मिर्चा फेस्टिवल जो नागालैंड में हुआ है, क्योंकि नाम से आपको पता लग जाएगा कि नागालैंड है। अब इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि ये जो फेस्टिवल है हुआ कहाँ पर था, कोहिमा में। और इसमें इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग की बात हो रही है, तो नागालैंड में और किस किस को जीआई टैग मिले थे। इसके अलावा नागालैंड की एक नागा ट्री टोमेटो है, उसको मिला था जीआई टैग, और चाखेसंग शॉल्स हैं वहाँ की, उनको, और नागालैंड का स्वीट क्यूकम्बर जो है उसको भी ये जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो बस इसमें याद रख लेना। ये मतलब हॉटेस्ट चिली, जो वर्ल्ड की टॉप 5 हॉटेस्ट चिलीज़ होती हैं उसमें से भी एक का दावा करते हैं कि मतलब नागा मिर्चा जो है वो वर्ल्ड की 5 टॉप जो हॉटेस्ट चिलीज़ होती हैं उनमें से एक है। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट है स्टार्टिंग नॉलेज की, जो जीआई टैग है ना वो 10 years के लिए वैलिड होता है। ठीक है, कोई भी जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है तो वो 10 years के लिए वैलिड होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन हाजिरा, गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है उन्होंने इंडिया का पहला और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहने वाला कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो हाजिरा, गुजरात में बनाने की बात कही है। अभी बना नहीं यहाँ पे, वहाँ पे बनाएंगे। हाजिरा, गुजरात में ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बनने जाएगा। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस प्लांट को बनाएगी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जोआ मैनुअल गोंसाल्वेज लॉरेंसो, ये री-इलेक्ट कर दिए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। ठीक है, इनकी 2nd टर्म है ये। अंगोला के प्रेसिडेंट जो मतलब पहले थे उनको री-इलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, नाम आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्स वर्स्टेपन एक और जीत हुई है इनकी। कौन सी वाली इस बार ग्रैंड प्रिक्स जीती है इन्होंने, इटालियन। ठीक है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है। अब जब ये सारी जीत लेंगे ना उसके बाद हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इनके और कौन कौन से विक्ट्रीज रही हैं इसमें। ठीक है, पर ये वाली इनकी 5th स्ट्रेट विक्ट्री है। मतलब अभी तक अगर इन्होंने इससे पहले जो बाकी भी 4 की थी चैम्पियनशिप जिनमें ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने पार्ट लिया था, तो वो चारों भी इन्होंने जीती थी और ये 5th इनकी स्ट्रेट विक्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इंडिया के क्रिकेटर हैं राहुल शर्मा, उन्होंने इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप या UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 का लेह लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है,
फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप है ये, लेह लद्दाख में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। जब ये लोकेशन फाइनल की थी कि ये वाला जो चैम्पियनशिप है या ये वर्ल्ड कप जो है वो लेह में होगा या लद्दाख में होगा, तो भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब ये हो गया है, तो इसको याद रख लेना एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है IIT मद्रास बिकम्स फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू ज्वाइन न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क। इसमें खाली IIT मद्रास का नाम आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क बेस्ड क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करने वाली अकेली ऐसी इंस्टीट्यूशन बन गई है और इंडिया की पहली इंस्टीट्यूशन बन गई है IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट है द 6th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको JMEX भी कहते हैं, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, ये इंडिया में हुई है इस बार, इंडिया के द्वारा होस्ट की गई, इंडियन नेवी के द्वारा, और कहाँ पर हुई है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में हुई है, 6th एडिशन है ये, 2014 में आई गेस शुरू हुई थी ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया टू होल्ड G20 प्रेसिडेंसी फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2022। हम ये पढ़ चुके हैं पहले वैसे कि इंडिया अब G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर लेगा, कब से, दिसंबर 2022 से। तो ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया है। तो ये आपको याद रखना है कि अब जो नया प्रेसिडेंट बनने वाले हैं इंडिया G20 के, वो इंडिया ही बनेगी। ठीक है, इंडिया एंड मेडागास्कर साइंड MOU ऑन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के लिए इंडिया और मेडागास्कर ने एक MOU साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्विमिंग जिंग 50 चाइनाज फर्स्ट सोलर पावर ड्रोन कम सैटेलाइट। इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये क्विमिंग जिंग 50 जो है वो किसकी फर्स्ट सोलर पावर ड्रोन कम सैटेलाइट है। नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट वहाँ पर चाइना और जापान दोनों दिया हो गया होगा, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे को हमेशा ही पता लगे कि ये चाइना का है या जापान का। एक बार याद रख लेना, क्विमिंग जिंग जो है वो चाइना की फर्स्ट सोलर पावर्ड ड्रोन कम सैटेलाइट है। ये ऐसे याद रखना, शी जिनपिंग थे ना, तो उनके नाम से याद रख लेना, ये जिंग की वजह से कि चाइना की थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू स्टार्ट दी 17th बर्ड सैंक्चुरी एट नंजरायन टैंक इन तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि तमिलनाडु में 17th बर्ड सैंक्चुरी बनने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कॉन्फर्ड द टाइटल ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी। नेपाली आर्मी की तरफ से एक ऑनररी टाइटल इस बार किसको मिला है, जो हमारे इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे, उनको ये ऑनररी टाइटल मिला है। किसने दिया है, नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ये टाइटल दिया है जनरल मनोज पांडे को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नारायण राणे चेयर्स 18th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ MSME। MSME ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं नारायण राणे, उन्होंने चेयर की है 18th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ MSME। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया स्टैंड्स 4th इन 3rd ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। एक ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स होता है जिसमें मतलब कि क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन कितनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जज किया जाता है कंट्रीज़ को उसके हिसाब से कि किस कंट्री ने कितना ज़्यादा अडॉप्ट किया है क्रिप्टो करेंसी को। तो उसमें इंडिया जो है वो 4th रैंक पे है। टॉप किसने किया इस इंडेक्स को, वियतनाम ने दूसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली इसको टॉप किया इस वाले लिस्ट को। और वियतनाम के बाद फिलीपींस 2nd नंबर पे है, 3rd पे यूक्रेन है, 4th पे इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर कर लिया है पेटीएम के साथ ताकि वो कस्टमाइजेबल हेल्थ कवर, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सके। किसने किया है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और पेटीएम ने। ठीक है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और पेटीएम ने एक कस्टमाइजेबल हेल्थ कवर प्रोवाइड करवाने के लिए अपने कस्टमर्स को पार्टनर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल बैंक बिकम्स ओनली इंडियन बैंक अमंग बेस्ट वर्क प्लेसेज इन एशिया 2022 बाय ग्रेट प्लेसेस टू वर्क। पूरे एशिया में बेस्ट वर्क प्लेस बन गया है कौन सा बैंक, फेडरल बैंक। ठीक है, ये अकेला ऐसा इंडियन बैंक है जो इस लिस्ट में आया है। बेस्ट प्लेसेस टू वर्क मतलब जहाँ पर सबसे ऐसी प्लेसेस जहाँ पर सबसे अच्छे से काम किया जा सकता है, मतलब वहाँ की जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छी है, बेस्ट है ऑलमोस्ट पूरे एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है युगांडन यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाते अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ की नई गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है, युगांडा की एक ये लेडी हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट रह चुकी हैं, वनेसा नकाते। ठीक है,
नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक रीअपॉइंट्स सुमंत कटपालिया एज MD CEO फॉर 3 years। अभी भी जो सुमंत कटपालिया हैं वही इंडसइंड बैंक के MD CEO थे, उनको रीअपॉइंट कर दिया गया, उनकी एक और नई टर्म आगे एक्सटेंड कर दी है 3 साल के लिए। अब वही दोबारा बनने वाले हैं इंडसइंड के MD CEO। नेक्स्ट है बेंगलुरु's प्रणव आनंद बिकम्स दी 76th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? बेंगलुरु के प्रणव आनंद, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ऑफ दार्जिलिंग बिकेम द बेस्ट जू इन इंडिया। सिर्फ जू का नाम याद रखना है, बेस्ट जू बना है ये इंडिया में, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग का ये पार्क है। दार्जिलिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना उस पार्क का नाम। ठीक है, ये बेस्ट जू इन इंडिया बना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो फिच की रेटिंग के द्वारा कट कर दी गई है। पहले 7.8% इन्होंने एस्टिमेट किया था कि इंडिया की GDP रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, बट अब उस ग्रोथ को हटा के 7% कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने से कितना कर दिया गया है, ये पूछा जा सकता है कि कितना कम हुआ है, तो वो 0.8% इन्होंने घटा दिया है इस GDP को। ठीक है, फिच की तरफ से। और ये नेक्स्ट है कि रॉबिन उथप्पा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। जो रॉबिन उथप्पा इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी अपनी सारी ही फॉर्म्स से, इंडियन क्रिकेट की जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सब से रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपके पास। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये बताना है आपने मुझे, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कि चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक एंड MD CEO कौन है HDFC बैंक के। ठीक है, ये अब आपके क्वेश्चंस थे आज के। अगर आज की न्यूज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।